हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण और बेहतरीन सा क्वेश्चन। लीजिए, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पर जो जलवायु क्षेत्र दे रखे हैं, इनको जमाना है पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में। यानी कि ये हमारा राजस्थान है, ये आपके पश्चिम है और ये आपके क्या है, पूर्व है। जमाना किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो देखिए पश्चिम के अंदर जो आएगा वो कौन सा है? शुष्क। भाई यहाँ पर क्या है? शुष्क है। और इधर पूर्व से यदि हम बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा आपके अति आर्द्र। भाई पढ़ने में हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं, देखो शुष्क पढ़ते हैं, फिर हम अर्ध शुष्क पढ़ते हैं, फिर हम उपाद्र पढ़ते हैं, फिर हम आर्द्र पढ़ते हैं और उसके बाद में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं? अति आर्द्र। अब यहाँ पर क्या क्या नाम दिए हैं देखो, आर्द्र जलवायु, बहुत आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। हमें बताना है देखो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम में तो क्या आएगा? शुष्क आएगा। और पश्चिम में शुष्क आएगा सबसे आखिरी में, यहाँ पर देखेंगे शी, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल के अंदर पेपर सोल्व करना है और क्या पता इस एक से ही हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो हमें पढ़ना है पूर्व से पश्चिम की ओर, और पश्चिम में क्या दे रखा है? शुष्क। सबसे आखिरी में शुष्क आएगा, मतलब सी सबसे आखिरी में आएगा। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है? सी। ये तो हुआ एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। बाकी आपके सामने पूरा मैप बता रखा है कि पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है तो सबसे पहले अति आर्द्र। अति आर्द्र का मतलब यहाँ पर दे रखा है बहुत आर्द्र है, तो सबसे पहले क्या आएगा? आप कहेंगे सर वो आ जाएगा बी, बी के बाद में फिर आर्द्र आ जाएगा ए के बाद में आ जाएगा डी अर्ध शुष्क और फिर क्या आ जाएगा? शुष्क। मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने? आप कहेंगे सर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? काली सिंध नदी है, चंबल नदी है, माही नदी है या बनास नदी है? आप कहेंगे सर अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं मुख्य रूप से देखते हैं हम तो हमारे सामने चार ही नदी है। कौन सी? एक तो आप कहेंगे सर लूणी है, एक माही है, एक आपके साबरमती है और एक आपके याद रखिएगा पश्चिम बनास नदी है। ये नदियां जो है वो किस में गिरती है? अरब सागर में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा? सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए। यानी कि उत्तरी अरावली जो है उसमें इनमें से कौन कौन सी चोटियां आती है? यानी कि हम जब पढ़ते हैं अरावली तो अरावली को तीन भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं? एक तो है देखो अरावली का दक्षिणी भाग, ठीक है, एक है अरावली का आपके मध्य भाग और एक जो अरावली का है वो है उत्तरी भाग। और उत्तरी अरावली जो है वो जहां जहां विस्तृत है वो प्रमुख रूप से जिले देखते हैं तो देखो जयपुर है आपके सामने, याद रखिएगा अलवर है। अब यहाँ पर वैसे देखेंगे तो इन दो से ही काम हो जाएगा। क्यों? देखो एक तो है रघुनाथगढ़ चोटी, और रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सीकर के अंदर। गुरु शिखर जो है वो कहाँ पर है आपके? आप कहेंगे सर सिरोही के अंदर। बहराच और सिरावास जो है वो कहाँ पर है आपके? अलवर के अंदर। और खो जो है, खो चोटी, ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो आप कहेंगे उत्तरी अरावली जो है वो देखो जयपुर है, अलवर है, सीकर है, आपके झुंझुनू हैं, ये जो प्रमुख रूप से जिले हैं, दौसा भी आ जाता है, ये सारे उत्तरी अरावली के अंदर आते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी चोटियां जो है वो उत्तरी अरावली में है? अच्छा, सबसे पहले तो ये तो आपको पता है ना कि गुरु शिखर जो है, ये गुरु शिखर किस में है? तो आप कहेंगे सर सिरोही में। और सिरोही जो है वो किसका भाग है? आप कहेंगे सर दक्षिण अरावली का। मतलब बी वाला तो नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन ये है, बी वाला ऑप्शन ये है और बी वाला ऑप्शन ये है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो बी वाला नहीं है। तो एग्जाम हॉल के अंदर
क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से करें। चाहे इसमें हमने देखा, अभी हमने पूर्व से पश्चिम जो देखा था, अति आद्र आद्र, वो तो कोशिश ये करेंगे इस प्रकार से भी हो सकता है। बाकी जो बचा है वो तो आपको पता ही है। अब रघुनाथगढ़ चोटी की हम बात करते हैं तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर आप सब जानते हैं, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, 1722 या 1727। बहराज की बात करेंगे तो अलवर की है 792 मीटर, और खो चोटी आप जानते हैं 920। तो इसका मतलब ए, सी और डी, एक ही तो ऑप्शन बचा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है? उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका भी लिखी है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। यहां पर ये जिस शासक की बात हो रही है, देखो 32 किलों का निर्माता, एक तो बात ये दे रखी है, एक दे रखी है संगीत राज के लेखक, और हम दोनों बातें पढ़ते हैं कि राजस्थान इतिहास का वह शासक जिन्होंने सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया है, और राजस्थान इतिहास का वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वाधिक ग्रंथ जो है वो संगीत पर आधारित लिखे, वो कौन है? तो आप कहेंगे सर वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का काल याद रखेंगे, 32 किलों का निर्माता है, इसीलिए स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कुंभा का जो टाइमिंग है वो रहा है 1433 से लेकर 68। कुंभा की हत्या जो है वो इसी के पुत्र ने की थी, जिसका नाम है उदा, इसीलिए उदा जो है वो मेवाड़ का पितरंता है। तो बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं कि महाराणा कुंभा राजस्थान इतिहास में सर्वाधिक किलों के निर्माता है, 32 दुर्ग बनाए हैं इन्होंने। ये बात हमें वीर विनोद बताता है। वीर विनोद के लेखक हैं कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया। ठीक है, चलिए अगला। ये भी एक क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, एक तरफ स्थानीय निकाय दे रखे हैं और एक तरफ प्रमुख दे रखे हैं, यानी कौन से स्थानीय निकाय का प्रमुख कौन होता है। जैसे ग्राम पंचायत में प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति में प्रमुख कौन होता है, जिला परिषद में प्रमुख कौन होता है, और नगर निगम में प्रमुख कौन होता है, बताइए। तो कोशिश करें आपके सामने वही, क्या पता एक आप जानते हैं, ऋषि से आपका काम हो जाएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको, क्योंकि ग्राम पंचायत है तो हम सब जानते हैं कि प्रमुख जो है वो ग्राम पंचायत का क्या होता है, सरपंच ही तो हुए। पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो कौन होता है? आप कहेंगे सर प्रधान ही तो बनते हैं। भाई पंचायत समिति सदस्य जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रधान ही तो बनाते हैं। और जिला परिषद जो है इसका जो बनता है वो होता है प्रमुख, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है महापौर, और महापौर होता है नगर निगम का, याद रखिएगा किसका होता है? नगर निगम। तो 1, 2, 4 और 3, ऑप्शन नंबर क्या है? सी। वैसे इसका आंसर आप यदि नगर निगम में भी चढ़ते, नगर निगम भी पढ़ते तो महापौर होता, यानी डी में 3, और डी में एक ही ऑप्शन है जहां पर 3 है, लेकिन ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु के रूप में, राजस्थान के कामधेनु की बात है। और देखिए राजस्थान के कामधेनु की हम बात करते हैं तो वैसे ये दो तरीके से, कैसे देखो, एक तो राजस्थान की कामधेनु, हालांकि यहाँ पर तो मवेशियों के आधार पर पूछ लिया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखो ऑप्शन है राठी है, थारपारकर है, नागौरी है और कांकरेज है, तो आप कहेंगे सर राठी। लेकिन यही क्वेश्चन यदि पूछे कि राजस्थान में कौन सी नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, तो याद रखिएगा फिर वो हो जाएगी चंबल नदी। तो नदी से क्वेश्चन आए तो चंबल नदी हो जाएगा, और मवेशियों से आया है तो फिर यहां पर आपके सामने कौन सा हो जाएगा? राठी, राठी गाय। ठीक है, याद रखिएगा, जो सिंधी और साहिवाल का क्या है? मिक्सचर है। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपि माला लिखी है। और यह बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है। इसका पूरा नाम है प्राचीन भारतीय लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला। और प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला है इसके जो लेखक हैं वो है आपके डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
22-23 के पेपरों में दो बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक तो ये प्राचीन भारतीय लिपिमाला और एक वो डॉक्टर दशरथ शर्मा का द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। बार बार क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन से बांध या बैराज जो है वो राजस्थान में स्थित है, बताइए। यानी चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा बांध या बैराज जो है वो राजस्थान में स्थित है। भाई राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर है और गांधी सागर बांध। आप कहेंगे सर चंबल नदी पर जो है वो टोटल 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से 4 बांध है? तो आप कहेंगे सर पहला बना है गांधी सागर। भाई गांधी सागर बांध बना हुआ है मंदसौर एमपी में। कहां पर है? याद रखिएगा, मंदसौर एमपी में। दूसरा जो बना था वो था कोटा बैराज। कहां पर बना हुआ है? कोटा के अंदर। तीसरा बना था आपके राणा प्रताप सागर बांध, और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहां पर है? रावतभाटा के अंदर। और चौथा बना था आपके जवाहर सागर बांध। तो 4 बांध ही बने हैं। अब यहाँ पर देखो, राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर है और आपके सामने गांधी सागर। बने तो चारों ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है, ये है मंदसौर एमपी में। यहाँ पर पूछा है कौन से बांध या बैराज राजस्थान में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर रावतभाटा में है, ये कोटा में है, ये भी कोटा में। तो ए बी और सी, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए लीजिए, अगला है आपके सामने के राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल जो है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? वसुंधरा राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत या अनुत्तरित प्रश्न। आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहने वाले लगभग 17 वर्षों तक कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसीलिए तो इनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक निर्माता, याद रखेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। भाई राजस्थान के प्रथम सीएम पूछे जाए आपको तो कौन है? आप कहेंगे सर हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम जो सीएम है वो तो कौन है? हीरालाल शास्त्री। पूछा जाए प्रथम मनोनीत कौन है तो भी हीरालाल शास्त्री। लेकिन आपको पूछा जाए प्रथम निर्वाचित, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है, तो याद रखिएगा टिक्काराम पालीवाल जी। प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? टिक्काराम पालीवाल। मतलब यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में था। तो देखिए हमारे राजस्थान के अंदर लिथियम के भंडार के लिए यदि हम कोई क्षेत्र देखते हैं तो वो रहा है, याद रखिएगा, डेगाना। डेगाना कहाँ पर है? याद रखिएगा नागौर में। आप सब जानते ही हैं कि डेगाना जो है वो किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर टंगस्टन के लिए। लेकिन इसके अलावा याद रखेंगे यहाँ से हाल ही में किसके भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ से? नागौर में डेगाना क्षेत्र से। हालांकि नागौर का जो डेगाना है वो टंगस्टन के लिए भी जाना जाता है। लीजिए अगला है आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सी परियोजना जो है वो सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है। जोधपुर जिसे सन सिटी के नाम से जानते हैं। वैसे तो देखिए जोधपुर को पीने का जो जल है वो मिलता है आपके कायलाना झील से। प्रोपरी जोधपुर शहर की यदि मैं बात करूं, और कायलाना झील के अंदर आता है आईजीएनपी का पानी। लेकिन ये जो आईजीएनपी का पानी आता है ये जाखम परियोजना से है, बिशलपुर परियोजना से है, जमई बांध परियोजना से है, या राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से। अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए, जाखम परियोजना जो है वो आप सब जानते हैं प्रतापगढ़ में है, मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं।
बिसलपुर जो परियोजना है वो आप सब जानते हैं जयपुर, टोंक और आपके कौन सा है, अजमेर, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जमई बांध जो है वो आप सब जानते हैं पाली है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन है आपके सामने, याद रखिएगा, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, इसी का जो जल है वो कायलाना में जाता है और फिर जोधपुर के अंदर सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, ये रहा क्वेश्चन। काफी सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने के बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए हैं, एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर भी जाना जाता है, उनकी पहचान कीजिए। अब ऑप्शन में है तेजा जी, ऑप्शन में है पाबू जी, ऑप्शन में है मलिनाथ जी और ऑप्शन में है रामदेव जी। इनमें से दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दो ही ऑप्शनों में दिक्कत है कि या तो तेजा जी होंगे या पाबू जी। तो इस पर्सन का जो राइट आंसर है वो है आपके कौन से, याद रखिएगा, पाबू जी। ऑप्शन नंबर है बी इज ए करेक्ट आंसर। शायद ऐसी कैसी लैंग्वेज देखकर यही क्वेश्चन पिछली बार सीटी के पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, पाबू जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है आपके सामने, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारों पर झूमते हुए अपने सिर पर पित्तल के बर्तनों को संतुलित करती है। निम्न में से कौन सा नृत्य है, यानी ऐसे नृत्य के बारे में बताना है जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या फिर तलवार के किनारों पर झूमती हुई अपने सिर पर पित्तल के बर्तनों को संतुलित करती है। तहरे ताली नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, भंवई नृत्य है या घूमर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यदि कोई कंफ्यूजन है भी आपको तो वो केवल इधर हो सकता है भाई, कालबेलिया या भवई नृत्य में। लेकिन कालबेलिया जाति के अंदर तो चार नृत्य हम पढ़ते ही हैं, कौन कौन सा भाई, एक तो पणिहारी नृत्य है, एक आपके संकरिया नृत्य है, एक आपके इडोनी नृत्य है और एक आपके बांगड़िया नृत्य है। और इन चारों के बारे में आप जानते हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। तहरे ताली नृत्य आप सब जानते ही हैं, एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। ये भी किसी एग्जाम में एक बार आ रखा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, तेरे ताली। अब अच्छा ऑप्शन कौन सा है, याद रखिएगा, भवई। भवई नृत्य जो है वो याद रखिएगा अलग अलग कर्तव्य पर आधारित है, जिसमें आप देख रहे हैं कांच या गिलास के किनारों पर झूमते हुए अपने सिर पर पित्तल के बर्तनों को संतुलित करना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि भवाई नृत्य। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए, यानी कि आपके सामने तीन कथन दिए हुए हैं और आपको ये पहचानना है कि ये तीनों कथन जो है वो कौन सी नदी से संबंधित है। जैसे सबसे पहले है कि ये बिच्छा मेड़ा से उद्गमित होती है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए माही नदी का जो उद्गम है वो तो होता है आपके एमपी से, साबरमती जो नदी है इसका उद्गम जो है वो होता है आपके उदयपुर से, जाखम जो नदी है इसका उद्गम होता है आपके प्रतापगढ़ से, और सोम नदी जो है इसका भी उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, उदयपुर से। अब यहाँ पर यदि आपने पढ़ रखा है तो बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके कहाँ पर है, उदयपुर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ साबरमती भी उद्गम स्थल उदयपुर है और सोम नदी भी उदयपुर है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आप कहेंगे सर गोमती और सारनी, देखिए गोमती, झामरी, टिड्डी, कमला, अंबा, कागदर, ये जो सारी सारी सहायक नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप कहेंगे सर सोम नदी की। और यही सोम नदी जो है ये विलय किस में होती है, तो आप कहेंगे सर सोम नदी जो है वो माही की सहायक नदी है और बणेश्वर के अंदर जाकर विलय होती है। और बणेश्वर आप सब जानते हैं क्या है, त्रिवेणी संगम। यहाँ पर क्या होता है कि त्रिवेणी संगम होता है कौन कौन सी नदियों का, तो आप कहेंगे सर सोम, माही और जाखम, याद रखिएगा।
इसका मतलब यहाँ पर ये जो कथन दिए हुए हैं, ये तीनों कथन कि ये बिछामेड़ा से उद्गमित होती है। देखो बिछामेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके उदयपुर के ऋषभ देव के बाबलवाड़ा के पास में है, वहाँ से ये सोम नदी का उद्गम होता है। गोमतीर ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये बनेश्वर के अंदर किस में विलय होती है आपके, याद रखिएगा, माही के अंदर। और यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है। बनेश्वर धाम आप सब जानते हैं आदिवासियों का क्या है, कुंभ है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या भरता है, मेला भरता है, याद रखेंगे। ठीक है। और ऐसा भी पूछा जाए कि भिल्लों का सबसे बड़ा तीर्थ, तो भी यही है, भिल्लों का सबसे बड़ा तीर्थ, तो भी याद रखिएगा यही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि महान या विशाल सीमाभ्रंश, मतलब यहां पर जो बात हो रही है वो है आपके द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की। किसकी बात हो रही है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि महान सीमा भ्रंश। ये द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और महान सीमा भ्रंश क्या है, तो आप सब जानते हैं कि सर ये अरावली प्लस विंध्याचल, और हमारे राजस्थान में ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान का मैप, और अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ राजस्थान के इस मैप में ये जो द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये कहाँ कहाँ पर है, तो देखो जिला है चित्तौड़गढ़, उसके बाद में है कोटा, उसके बाद में है बूंदी, उसके बाद में है, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर, उसके बाद में फिर है करौली, फिर है धौलपुर। यहां पर जो है वो क्या है आपके, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब कोटा भी है, धौलपुर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो याद रखिएगा चूरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 इज ए इनकरेक्ट, याद रखिएगा। काफी सारे एग्जामों में पूछा भी गया है, हालांकि यहां पर तो चूरू आया था, बाकी ऑप्शन में आता है भीलवाड़ा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन के लिए कौन सा ऑप्शन में देता है वो देता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा दे देता है। और कई बार क्या है, डायरेक्ट जिला ना देकर कुछ स्थान दे देता है, जैसे सवाई माधोपुर के अंदर स्थान दे देता है रणथंभौर, क्या दे देता है, रणथंभौर। करौली में दे देता है सपोट्रा, जैसे बूंदी के अंदर दे देता है संतूर, ऐसे सपोट्रा, रणथंभौर, संतूर और भीलवाड़ा ऐसे दे देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, 4 चूरू। अगला आपके सामने लीजिए, ये करंट विषय से संबंधित, यानी कि राजस्थान ग्रामीण जो पर्यटन योजना है 2022, उसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है। पहला ये दे रखा है कि ये जो योजना है ये आपके 5 मार्च 2022 को लागू की गई थी। आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है, दिसंबर है। ठीक है, फिर आपके सामने है कि 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% जो ब्याज है वो सब्सिडी, आप कहेंगे नहीं 25 लाख तक है, वो भी 9%। ठीक है, फिर उसके बाद में कि न्यूनतम 1 करोड़ रुपए निवेश करने वाली इकाई को 10 वर्षों तक आपके SGST का, याद रखिएगा, 100% जो है वो क्या है, पुनर्भरण। आप कहेंगे हाँ सर ये ठीक है। तो यहां पर फिर उस हिसाब से देखेंगे तो केवल और केवल कौन सा है, वो है सी, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। यहां पर दिया गया है पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में, यहां पर वो शब्द कट गया है, यहां पर है शब्द द्वितीय, द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला था। आजकल आपको पता है 2 नंबर ज्यादा पूछा जा रहा है। देखिए 1 नंबर जो है वो तो आप सब जानते ही हैं कि सर्वाधिक वो है बीकानेर के अंदर, 2 नंबर जो है वो है आपके, याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर, 3 नंबर जो है वो याद रखिएगा बाड़मेर के अंदर। भाई टॉप गोवंश की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कहां पर है, बीकानेर में। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि बीकानेर के अंदर ही आपके क्या बनेगा, याद रखिएगा, गो अभ्यारण्य। ठीक है, यहां पर पूछा गया है द्वितीय, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर, जोधपुर। ठीक है, लीजिए अगला अगला है आपके सामने, लीजिए नंबर 5। पूछा जा रहा है कि माही कंचन
और माही धवल किससे संबंधित है? अब ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, काफी बार आया है कि माही कंचन व माही धवल किससे संबंधित है? याद रखिएगा मक्का से। लेकिन याद रखिएगा, आपको पूछा जाए माही सुगंधा और चंबल जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा चावल से। लेकिन आपको पूछ लिया जाए चंबल, पार्वती और त्रिवेणी जो है वो आपके सामने किससे संबंधित है, तो फिर याद रखिएगा ये आपके संबंधित है अलसी से। किससे संबंधित है? अलसी से, याद रखिएगा। फिर एक आपके याद रखिएगा नरमा और अगेती जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कपास से। एक आप याद रखिएगा चेतक और चालक जो है वो किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये है अफीम से संबंधित। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनर द्वारा पूछे गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा कि माही कंचन और माही धवल जो है वो हो जाएगा आपके मक्का। अगला है आपके सामने, लीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित है? अब यहाँ पर आपके सामने चार चार जिले ऑप्शन में दे रखे हैं। देखिए, बात हो रही है सामान्य वर्षा। देखो, ये है आपके सामने राजस्थान का मैप। इसमें हम देखते हैं कि ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये आपके सामने क्या है? पूर्व। आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक वर्षा तो इधर होती है, मैक्सिमम। सबसे कम वर्षा जो है वो किधर होती है? इधर। यानी कि इस तरफ जाएंगे तो आपके वर्षा में क्या होती रहेगी? कमी। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या होती रहेगी? वृद्धि। मतलब इधर तो आपके सामने क्या है? बढ़ेगी, और इधर जो है वो क्या है? घटेगी। अब यहां पर पूछ रहा है क्या? आरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो अब देख लीजिए, इन चारों को ऑप्शन के अंदर दर्शा दीजिए। चार ऑप्शन में कौन सा? देखो, एक तो है हनुमानगढ़। आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ यहां पर रहा, ठीक है। फिर है आपके जयपुर, ये रहा। फिर है आपके सामने बारां, ये रहा। फिर है आपके सामने झालावाड़, ये रहा। तो इस हिसाब से है, देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके, देखो, हनुमानगढ़, फिर जयपुर, फिर बारां और फिर झालावाड़। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो होगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्रम रहा। अगला है, अगला आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, दिख रहा है आप? आजकल क्या है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखें आप। पहले क्या है कि आता था इस प्रकार से क्वेश्चन और पूछ लेता था कौन कौन से सही हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत हमारा चांस रहता था कि 60-40 का मामला, 60% हम क्वेश्चन को पकड़ लेते थे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आता था ए बी, बी सी, सी डी। अब ये आ गया कि कितने सही हैं, केवल 3, सभी 4, केवल 2 या केवल 1। तो देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है? एक तरफ वन के प्रकार हैं और एक तरफ उनकी विशेषताओं से संबंधित बातें हैं। सबसे पहली बात कि सदाबार और अर्ध सदाबार जो वन है वो आपको कहां पर मिलेंगे? माउंट आबू में। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। सदाबार वन का मतलब हो गया सदा हरा भरा भाग, वो केवल आपके कहां पर है? माउंट आबू में। मतलब एक तो सही है। दूसरा है शुष्क सागवान के वन। देखिए, शुष्क सागवान के वन जो है वो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। सर्वाधिक सागवान के वन आपको मिलेंगे बांसवाड़ा के अंदर। यदि अभियान की हम बात करते हैं तो सीता माता है। क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण राजस्थान है। अब आपके सामने जिले डूंगरपुर और उदयपुर है। आप कहेंगे सर ये तो सही है। सालर वन की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, सालर वन जो है वो यहाँ पर दे रखा है कि 25 से लेकर 50 सेमी वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में। आप कहेंगे सर सालर जो वन है वो अरावली क्षेत्र के अंदर है, और अरावली में जो वर्षा है वो 50 सेमी से ज्यादा है वैसे। ठीक है, तो यहां पर ये गलत है। बाकी याद रखिएगा, सालर जो वन है, आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे। एक तो आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गोंद उत्पादन, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान है चौहटन, चौहटन बाड़मेर। लेकिन याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ गोंद जो है वो यहीं से प्राप्त होता है, सर्वश्रेष्ठ गोंद। तो यहां पर ये तो गलत दे रखा है, क्योंकि ये इतनी वर्षा में नहीं होता है। फिर है बांस के वन, बांसवाड़ा, उदयपुर और कहाँ है? कोटा। आप कहेंगे सही है सर। तो 1, 2 और 3, यानी कि केवल और केवल कितने? 3 सही है, चारों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। यहां पर पूछा जा रहा है कि जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क जो है वो विकसित किया गया है। कहां पर, कौन कौन से जिलों में है? जयपुर कोटा है, दौसा कोटा है, बूंदी अलवर है, उदयपुर और बूंदी है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर और कोटा। ठीक है, एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा पार्क। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित है? मतलब भील, ग्रासिया, सहरिया और डामोर। देखिए, इससे पहले वाले पेपर के अंदर भी आपको पता हो तो शहरियाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था। मतलब सहरिया जनजाति के अंदर पेड़ों पर जो झोंपड़ी बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आया था, मतलब टोपा वाला। और एक यहाँ पर ये याद रखिएगा, आदिम जनजातीय समूह में जो शामिल है वो आपके कौन सी है, याद रखिएगा शहरिया। यानी कि यहां पर जो है वो केवल कौन सा हो जाएगा, सी। अगला है आपके सामने, अब ये देखिए, ये आया आपके सामने क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन का तो क्या ही कहें। तो इसका मतलब यह है कि जनगणना से संबंधित फिलहाल तो हम देख रहे हैं 2011 की ही है, 33 जिलों के अकॉर्डिंग है। फिर 2030 तक जो है वो आपके 41 जिलों के अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसका मतलब सारे के सारे जिलों की सारी बातें याद रखनी है, चाहे वो साक्षरता हो, लिंगानुपात हो और जनसंख्या घनत्व। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही जो है वो अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। सही जो है वो अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब आप जानते ही हैं, ये है आपके घटता हुआ क्रम। कौन सा बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, अजमेर है, टोंक है, बूंदी है, भीलवाड़ा है। अब देखिएगा, हम जो पढ़ते हैं तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर। न्यूनतम कहां पर है, जैसलमेर। लेकिन इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, अजमेर के जनसंख्या घनत्व की बात हम करते हैं तो याद रखिएगा वो है आपके सामने 305। कितना है, याद रखिएगा 305। टोंक का कितना है, 198, याद रखिएगा कितना है, 198। बूंदी का जो है वो कितना है, 192। कितना है, 192। और भीलवाड़ा का कितना है, तो 230। अब मेरे हिसाब से आप इसका कर्म जमा देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो फिर इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बता देंगे, घटता हुआ क्रम है। चलिए आगे, लीजिए ये रहा आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपके, डडकी एवं थाली नहीं, ये थली है, निम्नलिखित में से किसकी उपबोलियां हैं? डडकी या ढाड की बोली आप सब जानते हैं, ये कहां पर बोली जाती है? तो आप कहेंगे सर जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर और बाड़मेर इलाके में, याद रखेंगे। ये थाली नहीं, ये थली बोली है, जो कि आपके नागौर, बीकानेर, चूरू, यहां पर बोली जाती है। और ये दोनों दोनों जो है किसकी उपबोलियां हैं? आप कहेंगे सर ये है मारवाड़ी की, याद रखिएगा किसकी है, मारवाड़ी की। ठीक है, इसके अलावा देखो याद रखिएगा आप, राजावटी, नागरचोल, चौरासी, ये जो है ये किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी की। बाकी परसी जो क्वेश्चन आने वाला है इसके अलावा वो आपके सामने ये आ सकता है, हो सकता है अगली किसी शिफ्ट में ये बने आपके, रतलामी, पाटवी, आपके सामने याद रखिएगा उम्मटवाटी, रतलामी, पाटवी, उम्मटवाटी, निम्बाड़ी। तो इनमें से कोई नाम देकर आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा ये है आपके मालवी की। ठीक है, यहां पर तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4, मारवाड़ी। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला है आपके सामने, लीजिए।
बेरार से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किस शासक की है? यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बेरार से जो प्राप्त हैं मुद्राएं वो आपके किस शासक की हैं? तो देखिए, बेरार से प्राप्त मुद्राओं की यदि हम बात करते हैं तो वो आपके सामने 36 मुद्राएं हैं। कितनी हैं? 36 मुद्राएं हैं, याद रखिएगा। जिसमें से हम पढ़ते हैं कि 8 जो है वो तो आपके आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पीछे जो बची कितनी 28 वो आपके इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक सिक्के हैं, यानी कि भारतीय यूनानी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 3 इज ए करेक्ट आंसर। विराट आप सब जानते ही हैं कौन सी नदी के किनारे? बाण गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। कहाँ पर है ये? तो कोटपुतली। कोटपुतली पहले जयपुर में था, अब ये कोटपुतली बहरोड के नाम से क्या है? नया जिला है। आगे अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि ये जो मंडन है, इस मंडन ने ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार से किया था? यानी कि आप सब पढ़ते ही हैं कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दो चार खास इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी? एक तो याद रखेंगे कि ये कौन से पर्वत पर है, तो ये बना हुआ है गंधमादन पर्वत पर। ठीक है। एक इसका प्रारंभिक निर्माता कौन है? याद रखिएगा, संप्रति मौर्य। एक अबुल फजल का वो कथन याद रखिएगा। कौन सा? अबुल फजल का कथन कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती। इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। तो मंडन ने आत्मनिर्भरता के लिए किस हिसाब से डिजाइन? तो देखिए, उन्होंने सिंचाई हेतु एक कृत्रिम नदी का निर्माण किया। उन्होंने केवल अनाज के भंडारण हेतु भूमिगत कक्षों का यानी कि भवनों का निर्माण किया। उन्होंने पहाड़ों के बीच केवल ऊंचे बुर्ज बनाने के लिए, ताकि दुश्मन ना आ सके। उन्होंने भूमि के असमान जो चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण और वर्षा जल संचयन के लिए किया। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो है 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी? यानी कि ये जो कंसारों की पोल की लड़ाई है, चाहे आपके कंसारों के पोल की लड़ाई हो, लोहावट की लड़ाई हो, ये लड़ने वाला जो बंदा है कौन था? राव चंद्र सेन था, महाराणा राज सिंह है, महाराणा सांगा है या महाराणा प्रताप है? तो आप कहेंगे सर नाम है राव चंद्र सेन, याद रखिएगा। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, या फिर प्रताप का अग्रगामी। याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आएगा तो ये है कि निम्न में से किस शासक को भिल्ला भुल्ला बिसरा राजा कहते हैं? द फॉरगेटन ऑफ किंग। ये भी आया था इंग्लिश के अंदर, पूछा। कौन है? याद रखिएगा, राव चंद्रसेन। आगे अगला है आपके सामने, ये लो क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपके सामने कि बूंदी के शासक जो हैं विनय सिंह, बूंदी के जो शासक हैं विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपके सामने है कि बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब इस प्रकार के प्रश्न में क्या है कि उस विद्यार्थी के लिए नुकसानदायक है जिसने बड़े अच्छे और शानदार से तैयारी कर रखी है, क्योंकि उसको पता है कि बूंदी के शासक विनय सिंह नहीं, ये अलवर के शासक विनय सिंह है। अब ये प्रश्न क्या होगा? अगर ये प्रश्न डिलीट हुआ तो जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक हो गया, क्योंकि कितना अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ही शानदार। लेकिन बस यहाँ होने की वजह से होगा कि रिट्वीट लगेगी और पर्सन डिलीट होगा। डिलीट होगा तो जिन्होंने बड़े अच्छे से बड़े शानदार ढंग से तैयारी की उनको नुकसान है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आरपीसी को ना। तो यहाँ पर ये अलवर के शासक हैं विनय सिंह। उन्होंने क्या है कि देखिए, गुलिस्ता जो ग्रंथ है जिसके लेखक हैं शेख शादी का सुलेखन एवं चित्रांकन करवाया था, याद रखिएगा। और गुलिस्ता ग्रंथ के जो चित्रकार थे वो थे आपके बलदेव और कौन? गुलाम अली। बातें दोनों ही सही हैं, लेकिन प्रश्न को देखेंगे तो बूंदी के शासक नहीं है, ये अलवर के शासक है। बाकी बातें दोनों ही सही है। गुलिस्ता ग्रंथ शेख शादी का लिखा हुआ है। अब देखो क्या हो आगे। अगला क्या कह रहा है, देखिए। अगला है आपके सामने,
अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है। मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे क्या। आप कहेंगे सर मत्स्य संघ जो है वो आप जानते ही हैं राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, और इसके जो राज प्रमुख बने थे वो बने थे, याद रखिएगा, उदयभान सिंह। किसे बनाया गया था, उदयभान सिंह, जो कि कौन सी रियासत के राजा थे, धौलपुर के, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो क्या है, गलत हो गया। बाकी सारे सही हैं कि फरवरी 1948 में भारत सरकार ने एस.एन. सप्रू साहब को भरतपुर का प्रशासक बनाया था। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा भाई मान सिंह ने किया था। बिल्कुल, उन्होंने नारा दिया था वो, झाड़ झंडा खतरे में है, विरोध किया था। के मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था, आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए जो है वो इनकरेक्ट है। अगला है आपके सामने, लीजिए। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है लोक देवता मलिनाथ से संबंधित है। ये लो, कौन सा जो है वो आपके मलिनाथ से संबंधित है। पांचोटा है, बेंगटी है, खरनाल है, तिलवाड़ा है। आप सब जानते ही हैं कि सर मलिनाथ जी से संबंधित एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये आपके कहाँ पर है, तिलवाड़ा बालोतरा। याद रखिएगा, यहीं पर इनका क्या है, पशु मेला है, राव मलिनाथ पशु मेला। याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब भरता है ये भरता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर, याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल 11 तक। राव मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे आगे क्या है, देखिए यहां पर आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है आपके सामने कि महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ भेजा गया शिष्टमंडल, और आप सब जानते हैं कि ये जो शिष्टमंडल भेजा है इसमें 4 लोगों को भेजा था। सबसे पहले जिसको भेजा वो था आपके जलाल खां कोरची, याद रखिएगा। फिर गया था मान सिंह, मान सिंह के बाद में फिर मान सिंह के पापा, वो गया था आपके भगवंत दास, और उसके बाद में फिर गया था आपके टोडरमल, अकबर का पटवारी, भू राजस्व अधिकारी। तो इस प्रकार से गए हैं। अब देख लीजिए, डी, बी, ए और सी, डी, बी, ए, सी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज अ करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है आपको कौन सी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। यानी इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि आपके लूनी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे तो बांडी है, ऑप्शन आपके सामने जोजड़ी है, ऑप्शन आपके सामने माही है, और ऑप्शन आपके सामने शुकड़ी है। यहां पर पूछा गया है लूनी नदी की सहायक नदियां। आप कहेंगे सर लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें आप देखिए लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, शुकड़ी, जोजड़ी या जोजरी, झवई, सागी और गुहिया। ये जो सारी सारी नदियां हैं, याद रखिएगा किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की। इसका मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर ए, बी और डी, ए, बी और डी जो है ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर। ये तो लूनी की सहायक नदियां हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें सर पीछे डी है, ये लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी। याद रखिएगा कंफ्यूज के लिए एक है आपके सामने कुकड़ी, एक कुकड़ी और एक है सूकली। ये दो जो सहायक नदियां हैं, इसको पढ़ने में ऐसा लग सकता है आपको लूनी की है, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों जो है कुकड़ी और सूकली, ये पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। किसकी है, याद रखिएगा पश्चिम बनास की। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए।
पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। यानी हमारे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है उसके बारे में सत्य पूछ रहा है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि सर इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसे हम हाड़ौती पठार के नाम से भी जानते हैं। फिर ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण और पूर्वी भाग में विस्तृत है। आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान, और यहां पर आप सब जानते हैं कि मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद में क्या है, अरावली है, अरावली के बाद में क्या है, आप कहेंगे सर मैदान है, और मैदान के बाद में क्या है, पठार है। तो ये कह रहा है कि अरावली के दक्षिण पूर्वी, आप कहेंगे सर अरावली के दक्षिण पूर्वी में तो क्या है, मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठार नहीं है। बी जो है वो तो क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात है आपके सामने कि चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है क्या। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, चंबल नदी जो है वो इस हाड़ौती क्षेत्र की क्या है, एक प्रमुख नदी है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है क्या। आप कहेंगे नहीं सर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है, आपके याद रखिएगा, राजस्थान के कुल एरिया के 61.11% भूभाग पर जो है वो आपके सामने क्या फैला हुआ है, मरुस्थल। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो डी है वो तो क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कथन सही हैं और दो ही क्या है आपके सामने गलत है। यानी ए और सी जो है ये क्या है, सही है, ए और सी सही है, बाकी आपके सामने गलत है। भाई बी वाला वैसे ही गलत है आपके सामने दोनों, और डी वाला और गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा कौन सा, एक, डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें या फिर मिलान करें। आपके सामने सूची फर्स्ट के अंदर नदी के नाम है और सूची सेकंड के अंदर स्रोत है, यानी कौन सी नदी जो है वो जल कहाँ से प्राप्त करती है। नदियां कौन कौन सी है, ऑप्शन में देखो, चंबल है, लूनी है, बनास है और बाणगंगा। एक तरफ 4 नदियां हैं और एक तरफ आपके सामने इन नदियों का उद्गम है। लीजिए, चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं। यहाँ से देखो, जयपुर जिले की बेराट पहाड़ियों से। आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर ये जो बेराट पहाड़ियाँ हैं ये आती है आपके कौन से जिले में, तो आप कहेंगे सर कोटपुतली बहरोड के अंदर है ये। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है आपके कौन सी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जिसे याद रखिएगा हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। महू के दक्षिण में मानपुर जिले से, या सॉरी महू जिले के दक्षिण में मानपुर पठार से जो नदी निकलती है वो कौन सी है, महू आप सब जानते हैं एमपी में है, और इनमें से जो नदी आती है वो है आपके सामने चंबल। देखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर एमपी से उद्गम होने वाली दो है प्रमुख रूप से, कौन कौन सी, एक तो चंबल है और एक आपके सामने याद रखिएगा माही है। चंबल जो है वो महू जिले से आती है और माही जो है वो धार जिले से आती है, याद रखिएगा। अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी से कौन सी आती है इनमें से, तो आप कहेंगे सर अरावली श्रृंखला है और पुष्कर घाटी है, यहाँ से जो नदी आती है वो है आपके लूनी। वैसे लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो तो आपके सामने प्रमुख रूप से है नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पर, अजमेर के अंदर, वही अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी। फिर एक खमनोर की पहाड़ियों में वेरों के मठ से, याद रखिएगा, वो जो नदी आती है वो है बनास, जिसे हम कहते हैं वन की आशा। क्या कहते हैं, वन की आशा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो, एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 2 है, फिर बी के अंदर 3 है, एक के अंदर 2 है, बी के अंदर 3 है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करो। जहां सूची फर्स्ट के अंदर क्षेत्र और अंचल के नाम हैं और सामने आपके पर्यटक स्थल हैं, आपको बताना है कौन सा पर्यटक स्थल जो है वो कौन से
क्षेत्र विशेष में या फिर कौन से जिले या कौन से स्थान पर है, याद रखिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दे रखा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आप सब जानते हैं, यह आपके राजस्थान के जिस जिले में है वो जिला है जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 के अंदर करवाया था। इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो देवताओं, परियों व अप्सराओं ने करवाया है। जॉन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा बताया है। ठीक है, ये वही मेहरानगढ़। फिर है गलियाकोट। देखिए गलियाकोट जो है वो आपके माही नदी के किनारे है और ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा डूंगरपुर। वैसे गलियाकोट से संबंधित आप 2-3 विशेष बातें पढ़ते हैं। एक तो ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक उद्योग है जिसका नाम है रमकड़ा उद्योग, और एक यहाँ पर याद रखिएगा आपके संत फकरुद्दीन की दरगाह है जिसे आप बोलते हैं मज़ार फकरी। ठीक, फिर है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपके माउंट आबू में है, और दिलवाड़ा मंदिर आप जानते हैं 5 जैन मंदिरों का क्या है, समूह है। यहाँ पर जंतर मंतर की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जयपुर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, पहले में 4 है, फिर 1, फिर आपके 3। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगला है लीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ आपके सामने झील है और एक तरफ जिला है। कौन सी झील कौन से जिले में है ये आपको बताना है। लीजिए, पिछोला झील, सांबर झील, आना सागर झील और कोलायत झील। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है। एक कोलायत है और एक कायलाना है, याद रखिएगा। एक का नाम कोलायत झील है, एक का नाम क्या है, कायलाना है। कोलायत झील जो है वो तो है, याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर, और कायलाना जो है वो है आपके, याद रखिएगा, जोधपुर में। कोलाई झील का दूसरा नाम है कपिल सरोवर, कायलाना झील का दूसरा नाम है प्रताप सागर झील। ठीक है, ये 2 खास है। पिछोला झील आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है, ये उदयपुर की सबसे प्राचीन भी है और सबसे सुंदर झील भी है, क्योंकि इसी के अंदर बने हुए हैं आपके वो जग मंदिर और जग निवास पैलेस। ठीक है, सांबर की आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सांबर झील जो है वो आपके कहाँ पर है, जयपुर में। हालांकि सांबर झील का विस्तार जो है वो प्रमुख रूप से 3 जिलों में देखने को मिलता है, आपके जयपुर, अजमेर और नागौर। अब नागौर की जगह वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिला आ जाता है। आना सागर झील की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, आप कहेंगे सर अजमेर के अंदर। कोलाई झील आपके हुई गई है बीकानेर में। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, ये लीजिए, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला दिख रहा है, बहुत अच्छा, बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक आपके अभिकथन 1 के रूप में है, दूसरा आर के रूप में है। यानी कि एक ए है और एक आर है। आपको दोनों इन ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए बताना है कौन सा सही है, और सही है तो क्या व्याख्या करते हैं, या फिर एक सही है और एक गलत है। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनाया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हवा महल का जो निर्माण है वो याद रखिएगा 1799 के अंदर प्रताप सिंह द्वारा ही करवाया गया। किसके द्वारा, प्रताप सिंह द्वारा ही करवाया गया है। ये जो हवा महल है इसके वास्तुकार जो है वो याद रखिएगा कौन है, वह है लाल चंदुस्ता। हवा महल जो है याद रखिएगा कितने मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कारण है क्यों बनाई गई, ये रानियों के लिए बनाया गया था ताकि वे महल के
अंदर बैठकर शहर के मेले, त्योहार, जुलूस और सवारियों को देख सकें। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, इसीलिए किसका निर्माण हुआ था, हवा महल का। मतलब यहाँ पर दोनों सही भी हैं और ये आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने यहाँ पर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, लीजिए अगला क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला है आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उसके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्रम के अनुसार बताना है, चैत्र माह से शुरू करते हुए। अब 4 त्योहार हैं आपके सामने, इन चारों को क्रम से बताना है लेकिन चैत्र से शुरू करते हुए। अब जैसे सबसे पहले आपके सामने कौन कौन से त्योहार हैं वो देखो। गणगौर, हम सब जानते हैं कि गणगौर का जो त्योहार है वो आता है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अच्छा, अक्षय तृतीया कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये मनाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम बोलते हैं आखा तीज है ये। अच्छा, तीज की बात करेंगे तो ये कब है, तो आप कहेंगे सर श्रावण शुक्ल तृतीया, ये आपके कौन सी है, तीज है। होली का त्यौहार है तो आप कहेंगे सर फाल्गुन। अब इनको सही क्रम से जमा दीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि चैत से लेकर फागण तक है, यानी कि ए से शुरुआत होगी। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ए गणगौर आएगा, चैत, फिर आ जाएगा आपके सामने वैशाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, और सबसे आखिरी में कौन सा है, फाल्गुन। ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए, तो इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन जो है ये आता है। 4 त्योहार दे दिए और इन चारों त्योहारों को आपको सही क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है। ठीक है, अगला है आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित राजपूत शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लीजिए, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 4 शासक हैं आपके सामने और इनको क्रम से जमाना है। अब यहां पर तो नाम दिया है राणा सांगा। राणा सांगा की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 1509 से लेकर 1528 है। अब यहां पर है महाराणा कुंभा, अब ये है 1433 से लेकर 68। अब यहां पर है रतन सिंह। आपको पता हो तो मेवाड़ के अंदर रतन सिंह भी 2 राजा हुए हैं, ये आपके सामने यहाँ पर सेकंड दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये रतन सिंह फर्स्ट हैं, रावल रतन सिंह, जिनका टाइमिंग रहा है 1302 से लेकर 1303 तक। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया। और ये हैं आपके जेतर सिंह। जेतर सिंह जो है वो आपको पता हो तो 1213 के अंदर राजा बने थे। और इनसे संबंधित आप याद भी रखते हैं कि जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था, कौन सा, भूताला का युद्ध, याद आया। तो अब यहां पर इनको क्रम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने क्या आ जाएंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले आएंगे जेतर सिंह, ठीक है, फिर आएंगे रतन सिंह, ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके सामने कौन से, कुंभा, और उसके बाद में कौन से आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। तो 4 शासक और इनका सही क्रम। ठीक है, आगे अगला है, लीजिए। राजस्थान के घुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। लीजिए, राजस्थान का घुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ये बात तो सही है कि ये जो घुड़ला नृत्य है, ये घुड़ला नृत्य आपके मारवाड़ का लोक नृत्य है, यानी कि जोधपुर का। ठीक है, फिर है कि ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे नहीं सर, ये नृत्य जो है ये करती है महिलाएं, मतलब बी तो गलत है इसमें। ठीक है,
फिर इसके बाद में है आपके सामने कि इस नृत्य में नर्तक जो हैं वो अपने सिरों पर घड़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं। यानी गुड़ला नृत्य कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे सर महिलाओं द्वारा अपने सिर पर छिद्रित घड़े में दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं, गुड़ला नृत्य। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं क्या, आप कहेंगे नहीं सर। तो यहां पर ए और सी जो है वो ऑप्शन नंबर है डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। कौन सा नृत्य था ये था आपके सामने गुड़ला नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए पूछूं मैं यहीं से, आपको कमेंट करके बताना है कि गुड़ला जो नृत्य है, इस गुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय, गुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसके द्वारा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में और डिस्कशन कर दूंगा, याद रखिएगा। यदि आपके जहन में डॉक्टर जयनारायण व्यास का नाम आ रहा है तो याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण व्यास जिस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय वो है, याद रखिएगा ढोल नृत्य। कौन सा है, वो तो है ढोल नृत्य, जो कि कहाँ का है, जालोर का। इसलिए ये तो नहीं सोचना है नाम डॉक्टर जयनारायण व्यास का, ये तो यहाँ पर सोचना है कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किन्हें दिया गया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण व्यास को। आपको ये बताना है कमेंट करके कि गुड़ला नृत्य, इस गुड़ले नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो आपके किसे दिया जाता है। गुड़ला नृत्य आप सब जानते ही हैं किसकी याद में। अच्छा, गुड़ला नृत्य करते भी कब हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो गुड़ला नृत्य है ये किया जाता है आपके, याद रखिएगा चैत्रकृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी के अवसर पर। गुड़ला नृत्य किस राजा की याद में है, याद रखिएगा शातल देव, क्योंकि मारवाड़ के महाराजा थे जिनका नाम है शातल देव। उसी समय याद रखिएगा अजमेर के हाकिम थे मल्लू खां, मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां पिंपाड़ शहर से कुछ कुंवारी कन्याओं को उठा लेकर चला जाता है, उनको बचाने के लिए शातल देव जाता है। एक युद्ध लड़ा गया था 1492 के अंदर, आपको पता हो तो कौन सा, कोषाणा का युद्ध, कोषाणा का युद्ध लड़ा गया था, कोषाणा जोधपुर में 1492 के अंदर। इसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन, शातलदेव। हालांकि इन्होंने गुड़ले खां की हत्या कर दी थी, उसी का छिद्रित सर यहाँ लाया गया था। इसीलिए तो आप देखते हैं वर्तमान के अंदर गढ़ों में प्रज्वलित दीपक लेकर जो नृत्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा गुड़ला नृत्य। ठीक है, एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया था कि गुड़ला नृत्य किस पर्व पर होता है, तो देखिए गुड़ला नृत्य होता कब है, चैत्रकृष्ण अष्टमी, और इस समय कौन सा पर्व चल रहा होता है, आप कहेंगे सर गणगौर, क्योंकि गणगौर जो पर्व है वो 18 दिन का होता है। भाई गणगौर त्योहार की शुरुआत कब हो जाती है, इसकी त्योहार की शुरुआत हो जाती है चैत्रकृष्ण एकम, तो चैत्रकृष्ण एकम 15 दिन तो ये हो गए, और मनाया कब जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया 3 दिन वो हो गए, 15 और 3 कितने हो गए, 18 दिन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि गुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी सेशन को बढ़ाएंगे यहीं से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।